कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम द्रासा है। द्रासा एक डेडली शार्प शूटर है। वह कई हफ्तों से एक अंधेरी सुरंग में छिपी हुई अपने टारगेट का इंतजार कर रही है। अचानक उसे एक प्लेन आता हुआ दिखाई देता है। वह तुरंत अपनी पोजीशन लेती है और जैसे ही प्लेन लैंड करता है वह एक ही शॉट में अपने टारगेट को खत्म कर देती है। द्रासा की शूटिंग इतनी सटीक होती है कि आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को भी यह पता नहीं चलता कि गोली चली कहां से। हर मिशन के बाद वह उस गोली का खाली शेल उठाती है और अपने पिता को दे देती है। इसी पल हमें पता चलता है कि द्रासा अपने इस काम से अंदर ही अंदर खुश नहीं है। वह लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ पैसों के लिए मारती है। यह अब उसका पेशा बन चुका है। द्रासा अपने पिता को बताती है कि वह अब एक बड़े मिशन पर जा रही है जो लगभग 1 साल तक चल सकता है। इस पर उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और तुम भी कभी कभी ही मुझसे मिलने आती हो। यहीं हमें पता चलता है कि द्रासा के पिता को कैंसर है और वह आखिरी स्टेज पर है। वे यह भी बताते हैं कि 14 फरवरी उनका आखिरी दिन होगा। अगर उस दिन वे कैंसर से नहीं मरे तो खुद अपनी जान ले लेंगे, क्योंकि अब वे यह अकेलापन और नहीं झेल सकते। इसके बाद कहानी हमें फिल्म के दूसरे अहम किरदार लुआई की तरफ ले जाती है। लुआई की जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही। अक्सर रात में सोते वक्त उसे डरावने सपने आते हैं जिनकी वजह से वह बार बार नींद से जाग जाता है। इस बेचैनी को कम करने के लिए वह अक्सर समुद्र किनारे चला जाता है, जहाँ पहुँचते ही उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। वह वहाँ रेत पर बैठकर कुछ लिख रहा होता है कि अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर लुआई एक मिलिट्री बेस में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक लेडी ऑफिसर बार्टू से होती है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि लुआई एक रिटायर्ड ऑफिसर है जिसे एक खास मिशन के लिए वापस बुलाया गया है। उसे 1 साल का प्रोजेक्ट सौंपा जा रहा है। इसी दौरान यह भी सामने आता है कि लुआई भी एक शार्प शूटर है और दुनिया के टॉप शूटर्स में उसका नाम शामिल है। बार्टू उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे कोई करीबी हैं जिन्हें तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी चिंता होगी, या तुम अकेले हो। इस सवाल पर लुआई को हैरानी होती है कि वह यह सब क्यों पूछ रही है, लेकिन बार्टू कुछ भी साफ नहीं करती। थोड़ी देर बाद उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब लुआई को होश आता है तो वह खुद को एक प्राइवेट जेट में पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। तभी एक लड़की आती है जो उसका मोबाइल और बाकी सामान ले लेती है। लुआई उससे पूछता है कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, लेकिन वह कहती है कि वह कुछ नहीं बता सकती क्योंकि उसके कपड़ों में मिनी कैमरे लगे हैं। अगर उसने कुछ बताया तो या तो उसकी नौकरी चली जाएगी या जान। कुछ देर बाद लुआई को बताया जाता है कि वे नो फ्लाई जोन में पहुंच चुके हैं। अब उसे जहाज से कूदना होगा और जिस जगह वह उतरेगा वहां से उसे 40 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पैदल चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। कई दिनों के लंबे सफर के बाद लुआई अपनी मंजिल पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात जेडी नाम के ऑफिसर से होती है जो 1 साल की ड्यूटी पूरी कर चुका है और अब वापस जाने की तैयारी में है। अब लुआई को उसकी जगह जिम्मेदारी संभालनी है। जेडी जाने से पहले उसे कुछ जरूरी गाइडलाइंस देता है। जेडी ने लीवाई को बताया कि यहाँ पर उसका किसी से कोई भी संपर्क नहीं होगा, क्योंकि इस जगह पर न तो कोई मोबाइल फोन है और न ही किसी को यह पता है कि वो लोग आखिर कहाँ पर हैं। जेडी उसे ईस्ट टावर भी दिखाता है जो कि दूसरे देश की तरफ से लगाया गया था। लीवाई को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे यहाँ लाया ही क्यों गया है। जेडी उसे बताता है कि इस जगह से नीचे एक बहुत गहरी खाई है जिसकी तह तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। जेडी बताता है कि उसका काम इस खाई की चौकसी करना है। ईस्ट टावर पर भी एक अफसर तैनात है जिसका काम भी बिल्कुल लीवाई जैसा ही है, खाई की निगरानी करना। जेडी उसे कुछ सख्त नियम भी समझाता है। वह महीने में सिर्फ एक बार ही रेडियो के जरिए बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकता है। उसके अलावा किसी से कोई भी कनेक्शन रखना पूरी तरह मना है। साथ ही ईस्ट टावर वाले ऑफिसर से संपर्क करना भी सख्ती से मना है। लीवियाई को यह भी बताया जाता है कि उसे हर समय आने वाले खतरों के लिए तैयार रहना होगा। रोज उसे यहाँ लगी हुई लैंड माइंस और ऑटोमेटिक मशीन गन्स को चेक करना होगा ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में वह चौकसी कर सके। लीवाई जेडी की हर बात ध्यान से सुनता है, लेकिन उसके मन में अब भी एक ही सवाल घूम रहा था। ऐसी कौन सी चीज है जो उस पर हमला कर सकती है और जिसके लिए उन्हें इस खाई की रखवाली करनी पड़ रही है। जेडी एक ग्रेनेड निकालता है और उसे खाई में फेंकता है। जैसे ही ग्रेनेड नीचे गिरता है अंधेरे से अजीब और डरावनी आवाजें गूंजती हैं। ये आवाजें इंसानों की नहीं थीं, बल्कि किसी रहस्यमयी क्रीचर्स की थीं जो खाई की गहराइयों में छिपे हुए थे। जेडी बताता है कि इन क्रीचर्स को हॉलोमैन कहा जाता है। साल 1924 में 2400 सोल्जर्स को इन हॉलोमैन को खत्म करने के लिए खाई में भेजा गया था, लेकिन उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं लौटा। ये सब समझाने के बाद जेडी वापस जाने की तैयारी करने लगता है। उसकी ड्यूटी पूरी हो चुकी थी और वह 1 साल बाद घर लौटने के लिए बेहद खुश था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जेडी पहाड़ी पर पहुंचकर एक फ्लेयर फायर करता है और कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए पहुंचता है। हेलीकॉप्टर में बैठे आदमी ने जेडी से उसकी आईडी जानकारी मांगी। जेडी जैसे ही अपनी आईडी बताता है वह
आदमी अचानक उसे गोली मार देता है और रस्सी काटकर जेडी की लाश को जंगल में गिरा देता है। इसी पल साफ हो जाता है कि जो कोई भी इस जगह पर आता है वह जिंदा बाहर नहीं जा पाता। अगले दिन लीवाई अपने रूटीन के अनुसार मशीन गन्स और सैटेलाइट सिस्टम्स की जांच करता है। जिन मशीनों में गोलियां खत्म हो गई थीं, वह उन्हें फिर से भर देता है। इस तरह दिन बीतते गए, फिर हफ्ते और आखिरकार महीने। लीवाई को अब वहां बोरियत महसूस होने लगी थी। हर दिन वही एक जैसे काम उसे थका देने लगे थे और ऊपर से उसे यह सोचकर और भी बेचैनी होती थी कि उसे इसी जगह पर पूरा 1 साल गुजारना है। समय काटने के लिए वह पास में पड़ी हुई किताबें पढ़ने का फैसला करता है। यह अचानक उसकी नजर अलमारी के पीछे वाली दीवार पर पड़ती है। उस दीवार पर कुछ नोट्स चिपके हुए होते हैं। ये वो नोट्स थे जो लीवाई से पहले यहाँ पर अपनी ड्यूटी पूरी करके गए लोग छोड़ गए थे। हर नोट में डर, अकेलेपन और हॉलो मैन के खतरे के बारे में लिखा हुआ था। इसके बाद लीवी ईस्ट टावर को देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वह स्कोप से देखता है तो उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जो कोई और नहीं बल्कि ड्रासा होती है। ड्रासा को उसकी बेहतरीन स्नाइपिंग स्किल्स की वजह से यहाँ ड्यूटी पर भेजा गया था। लीवाई जैसे ही उसे देखता है तो उसकी खूबसूरती में खो जाता है और उसकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। दूसरी तरफ ड्रासा को भी लीवाई के बारे में जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम था। नियमों के मुताबिक वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे और किसी भी तरह का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अलाउ नहीं था। कुछ दिन बीतते हैं और ड्रासा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। अकेलेपन की वजह से वह काफी उदास होती है और सोचती है काश कोई तो इस खुशी में उसके साथ होता। तभी वह एक छोटा सा रास्ता निकालती है और चैट बोर्ड पर लीवाई से उसका नाम पूछती है। लीवी को अचानक रूल्स याद आते हैं और वह जवाब देता है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, लेकिन इसके उलट ड्रासा अपना नाम बता देती है और साथ ही बताती है कि आज उसका बर्थडे है। यह सुनकर लीवी भी अपना नाम बता देता है। इसके बाद ड्रासा म्यूजिक चलाकर अकेले ही डांस करने लगती है और दूर से लीवाई को भी डांस करने के लिए कहती है। लीवाई हंसते हुए कहता है कि उसे डांस करना नहीं आता। इस पर ड्रासा मजाक में पूछती है तो फिर तुम्हें क्या आता है? लीवाई जवाब देता है कि वह स्नाइपिंग में थोड़ा बहुत अच्छा है। ड्रासा तुरंत उसे टेस्ट करने का फैसला करती है। वह अपने पास रखी एक बोतल जमीन पर रखती है और इशारे से उसे शूट करने को कहती है। लीवाई बिना देर किए अपनी स्नाइपर उठाता है और एकदम परफेक्ट शॉट लगाकर बोतल को उड़ा देता है। ड्रासा उसकी स्किल देखकर इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वह भी लीवाई की पोजीशन के पास रखी एक पानी की बोतल को टारगेट बनाती है और एक ही गोली में उड़ा देती है। अब लीवाई को एहसास होता है कि ड्रासा कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक डेडली शार्प शूटर है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से इशारों और चैट बोर्ड के जरिए बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरी समझ और कनेक्शन बनने लगता है। इसी दौरान अचानक ड्रासा की नजर नीचे घाटी की तरफ जाती है। वह देखती है कि कुछ डरावने जीव यानी हॉलो मैन टावर की ओर बढ़ रहे हैं। वह तुरंत इशारे से लीवाई को नीचे देखने को कहती है। लेवी जब नीचे झांकता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नीचे सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में हॉलो मैन ऊपर चढ़ते आ रहे थे। बिना एक सेकंड गंवाए लीवाई अपनी स्नाइपर से उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि अकेले उसके बस की बात नहीं थी। इसीलिए दूर स्थित अपनी पोजीशन से ड्रासा भी मशीन गन से उन पर हमला करने लगती है। दोनों अपनी अपनी जगह से पूरी ताकत से उन क्रीचर्स को रोकने में जुट जाते हैं। गोलियों की गूंज टावर में गूंजती है और धीरे धीरे वो सबको मार गिराते हैं। लेकिन तभी ड्रासा देखती है कि एक क्रीचर चुपके से उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका है। जैसे ही वह उस पर हमला करने वाला होता है, लीवाई अपनी स्नाइपिंग स्किल्स का कमाल दिखाता है। एक ही शॉट में उस क्रीचर को मार गिराता है। इस पूरे हादसे के बाद दोनों को एहसास होता है कि अगर उन्हें इन क्रीचर्स से बचना है तो उन्हें साथ मिलकर लड़ना होगा। लड़ाई खत्म होने के बाद ड्रासा मुस्कुराते हुए लीवाई से कहती है कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था। जब लीवी लैंड माइन को ठीक कर रहा होता है तभी अचानक नीचे से एक ड्रोन उसके पास आता है, उसे स्कैन करता है और फिर वहां से चला जाता है। लीवाई को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वह ड्रोन यहाँ किस वजह से आया था। दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे लीवाई और ड्रासा के बीच एक अच्छा रिश्ता बनने लगता है। वे हर रोज एक दूसरे से बात करते हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। लेकिन एक दिन ड्रासा बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि आज 14 फरवरी था। उसे याद आता है कि उसके पिता ने कहा था अगर 14 फरवरी को मैं कैंसर की वजह से नहीं मरा तो मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगा। ये बात याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन सोचती है कि काश आज कोई उसके साथ होता। लीवी जो शुरू से ही उससे मिलने की ख्वाहिश रखता था अब खुद को रोक नहीं पाता। वह ट्रासा से मिलने का एक प्लान बनाता है। वह एक रॉकेट लॉन्चर लेता है, उसमें रस्सी बांधता है और उसे ईस्ट टावर की तरफ फेंक देता है। दूसरी ओर ट्रासा भी उसकी मदद करती है और रस्सी को मजबूती से एक पेड़ से बांध देती है। बिना वक्त गंवाए लीवाई उस रस्सी की मदद से ईस्ट टावर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रस्सी के बीचों बीच पहुंचने पर वह फंस जाता है क्योंकि आगे रस्सी की डालान खत्म हो चुकी होती है। इसलिए वह हाथों की मदद से आगे चढ़ता है। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद वह ईस्ट टावर तक पहुंच जाता है। वहाँ ट्रासा उसे देखकर हंसते हुए कहती है कि उससे बहुत गंदी पसीने की बदबू आ रही है, इसलिए उसे नहाकर कपड़े बदल लेने चाहिए। ये सुनकर लीवाई बिना कुछ कहे हंसता है और सिर हिलाकर मान जाता है। जैसे ही वह नहाने जाता है ट्रासा शरारत में उसके कपड़े छिपा देती है
है और सीसीटीवी कैमरे से उसे देखने लगती है। नहाने के बाद लीवी तैयार होकर उसके पास आता है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। इस दौरान ट्रासा उसे अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बताती है, कैसे उसके पिता ने कैंसर की वजह से खुदकुशी कर ली और अब उसकी जिंदगी में कोई नहीं बचा। लीवी भी उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताता है, कैसे डरावने सपने उसे परेशान करते थे और उसकी मिलिट्री लाइफ कितनी कठिन थी। इसके बाद ट्रासा एक म्यूजिक चलाती है और दोनों साथ में डांस करते हैं। रात इसी तरह हंसी मजाक और भावनाओं में बीत जाती है। अगली सुबह लीवाई उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक कविता लिखी है जिसे वह यहाँ से निकलते वक्त सुनाएगा। फिर अगले दिन उसे वापस अपने टावर जाना होता है। वह ट्रासा को अलविदा कहता है और रस्सी की मदद से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। ट्रासा उसे जाते हुए देख ही रही होती है कि अचानक एक क्रीचर रस्सी के सहारे ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। वह गलती से एक लैंड माइन से टकरा जाता है जिससे जोरदार धमाका होता है। लोहे के टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं और रस्सी से टकराकर उसे काट देते हैं। रस्सी टूटते ही लीवाई गहरी खाई में गिर जाता है। यह पूरा मंजर ट्रासा अपनी आंखों से देखती है। उसे गिरते हुए देखकर वह झिझकती नहीं। वह तुरंत एक पैराशूट उठाती है और उसके पीछे छलांग लगा देती है। जैसे ही वह नीचे लैंड करती है, बाढ़ में बहकर ट्रासा एक तेज बहती नदी में गिर जाती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वह बाहर निकलने में कामयाब होती है। दूसरी तरफ हम लीवाई को देखते हैं जो एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ होता है। उसे बहुत गंभीर चोटें लगी होती हैं जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि एक विशाल कीड़ा उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है कि अचानक रस्सी टूट जाती है और वह नीचे गिरकर पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं पर आ टकराता है। वह नोटिस करता है कि ये शाखाएं बेहद अजीब तरह से बनी हुई हैं और अचानक वे उसे जकड़ने लगती हैं। लीवाई लगभग मरने ही वाला होता है कि तभी ड्रासा वहां पहुंचती है और अपने चाकुओं से उन जड़ों को काटकर उसे आजाद कर देती है। आजाद होते ही उन्हें पेड़ों के बीच से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अगले ही पल दो क्रीचर्स हॉलो मैन उन पर हमला कर देते हैं। लीवाई और ड्रासा मिलकर बहादुरी से उनका सामना करते हैं और आखिरकार दोनों को मार गिराते हैं। लीवाई जैसे ही उनमें से एक क्रीचर को ध्यान से देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस क्रीचर ने अमेरिकन सोल्जर वाली यूनिफॉर्म पहनी होती है। उसे जेडी की बातें याद आ जाती हैं कि कैसे चौड़ी फीस और सोल्जर्स को इन क्रीचर्स को खत्म करने के लिए यहाँ भेजा गया था, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। इसके बाद लीवी और ड्रासा जंगल के अंदर और आगे बढ़ते हैं। वह एक बेहद भयावह जगह पर पहुंचते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई डरावना सपना हकीकत बन गया हो। चारों तरफ इंसानों की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं और सबसे डरावनी बात यह होती है कि उन लाशों से पेड़ों की जड़ें निकल रही थीं, जैसे किसी जानलेवा वायरस ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया हो। अचानक जंगल से फिर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि क्रीचर्स अब उन पर दोबारा हमला करेंगे। वे जल्दी से भागकर एक टूटी फूटी चर्च में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर सैकड़ों डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों ने वायरस से बचने के लिए खुद अपनी जान ले ली हो। वे अभी यह सब देख ही रहे होते हैं कि अचानक एक विशाल मकड़ी ड्रासा पर झपटती है और उसके साथ ही हजारों बड़ी बड़ी मकड़ियां उन पर टूट पड़ती हैं। लीवाई और ड्रासा मिलकर उनका सामना करते हैं और कई को मार गिराते हैं। तभी चर्च का दरवाजा टूटकर क्रीचर्स अंदर घुस आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए लीवाई और ड्रासा गोलियां चलाते हुए चर्च की दीवार तोड़कर किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। भागते भागते लीवी को सामने एक पहाड़ में बनी हुई एक टनल दिखाई देती है। वे दोनों तुरंत उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें एहसास होता है कि यह दरअसल एक पुरानी लैब है। वहां पुरानी मशीन्स, केमिकल्स और जंग लगे हथियार बिखरे पड़े होते हैं। वे इन चीजों को ध्यान से देख ही रहे होते हैं कि लीवाई को एक पुरानी डीवीडी कैसेट मिलती है। वह उसे पास रखी एक मशीन में चलाता है। स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई देती है जो बताती है कि वे यहाँ पर एक केमिकल मिसाइल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि तभी एक जोरदार भूकंप आया। उसी झटके में मिसाइल से केमिकल लीक होकर हवा में फैलने लगा और वायरस ने लोगों को संक्रमित करना शुरू कर दिया। फिर वह कैमरे के सामने अपना पेट दिखाती है। वह भी उन इन्फेक्टेड लोगों में से एक है। उसने कहा कि उन्होंने मिलिट्री से कई बार रिक्वेस्ट की थी कि इस जगह को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए ताकि यह वायरस दुनिया में न फैल सके, लेकिन मिलिट्री ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। लीवाई की नजर तभी वहां एक कंप्यूटर पर पड़ी। वह कंप्यूटर बाकी चीजों की तरह पुराना नहीं था। वह बिल्कुल मॉडर्न और आज के जमाने का लग रहा था। लीवाई को हैरानी हुई कि इस जगह पर ऐसा मॉडर्न सिस्टम कैसे आ गया। जब उन्होंने उसे ऑन किया तो उन्हें पता चला कि उसे डार्क लेक कंपनी रिमोटली कंट्रोल कर रही है। कंप्यूटर में जो डेटा था उसे देखकर लीवाई और ट्रासा के होश उड़ गए। उस डेटा से यह साफ हुआ कि डार्क लेक कंपनी इन्फेक्टेड लोगों के सैंपल्स इकट्ठा करके अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश
कर रही है। वे सोल्जर्स पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ताकि उन्हें सुपर सोल्जर्स बनाया जा सके। इसी वजह से मिलिट्री इस जगह को बॉम्ब से उड़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ एक बड़े पैमाने पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लीवाई को सिस्टम में एक और फाइल मिली। उसमें लिखा था कि इस जगह पर एक बड़ा मिसाइल रखा गया है। उस मिसाइल को एक्टिवेट करने पर पूरा एरिया तबाह हो सकता है। फाइल में बताया गया था कि ब्लास्ट का असर 4.2 किलोमीटर तक फैलेगा। इन सब जानकारियों से लीवाई और ट्रासा को समझ आ गया कि उन्हें यहाँ क्यों भेजा गया है। उन्हें पता चला कि लेडी बार इस पूरे बेस की असली मालिक है। वह ऐसे लोगों को यहाँ ड्यूटी पर भेजती है जिनके मरने के बाद कोई उन्हें ढूंढने वाला न हो। लीवाई और ट्रासा भी उन्हीं में से थे। अगर वे यहाँ मारे जाते तो बाहरी दुनिया को इसकी कोई खबर तक नहीं होती। डेटा देखने के बाद जब लीवाई और ट्रासा बाहर निकले, तभी अचानक एक क्रीचर ने रस्सी के सहारे ट्रासा को खींच लिया और अंधेरे में ले गया। लीवाई भी उसका पीछा करता रहा, लेकिन ट्रासा कहीं नजर नहीं आई। खोजते खोजते वह उस जगह पहुंच गया जहां बड़ा मिसाइल रखा हुआ था। वही मिसाइल जिसके बारे में उन्होंने कंप्यूटर में पढ़ा था। दूसरी तरफ ट्रासा उस क्रीचर के कब्जे में थी। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की और आखिरकार आजाद होने में कामयाब रही, लेकिन क्रीचर ने उस पर हमला कर दिया। ठीक उसी वक्त लीवाई वहां पहुंच गया। दोनों ने मिलकर उस क्रीचर से जमकर लड़ाई की और आखिर में उसे मार गिराया। लड़ाई खत्म होने के बाद दोनों अगले रास्ते की ओर बढ़े, लेकिन आगे का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। वहाँ एक ऐसा इलाका था जहाँ इंसानों और पौधों के शरीर आपस में मिल गए थे। ऐसा लग रहा था मानो यह किसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो। वे दोनों बहुत सावधानी से उस जगह को पार करने लगे, हर कदम सोच समझ कर रखते हुए। तभी अचानक ट्रासा का पैर फिसल गया और नीचे पड़े उन विचित्र क्रीचर्स पर लग गया। क्रीचर्स तुरंत उस पर हमला कर देते हैं और उसे जकड़ने की कोशिश करते हैं। लीवाई फुर्ती से अपनी तलवार का इस्तेमाल करके ट्रासा को छुड़ाता है और एक बॉम्ब फेंक कर उन क्रीचर्स को खत्म कर देता है। वे वहां से भागते हैं और थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक गराज दिखता है। जब वे उसे खोलते हैं तो अंदर एक कार खड़ी होती है। वे दोनों जल्दी से उसमें बैठ जाते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें वही रोप दिखाई देती है जिससे वे नीचे गिरे थे। वे समझदारी दिखाते हुए कार को उसी रोप से बांध देते हैं और कार में बैठे बैठे ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं ताकि हाथों की मदद से वे नीचे से आने वाले क्रीचर्स का सामना भी कर सके। अगर वे सिर्फ हाथों से चढ़ते तो क्रीचर्स उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। क्रीचर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते और रोप के सहारे उन पर हमला करने के लिए ऊपर चढ़ने लगते हैं। लीवाई और ट्रासा मिलकर उनका सामना करते हैं, लेकिन क्रीचर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। लीवाई को अचानक एक प्लान सूझता है। वह कार के पेट्रोल कैन को तोड़ देता है और निकलते तेल में आग लगा देता है। आग तेजी से फैलती है, क्रीचर्स जलकर नीचे गिर जाते हैं। फिर वे रोप को भी काट देते हैं, जिससे बाकी बचे क्रीचर्स भी नीचे गिरकर मर जाते हैं। ऊपर पहुंचकर जब वे टावर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक भयानक सच्चाई का पता चलता है। चाहे वे यहाँ 1 साल की ड्यूटी भी पूरी कर लें, जिंदा बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। वे दोनों फैसला करते हैं कि इस जगह और इसके गलत इस्तेमाल को हमेशा के लिए खत्म कर देना ही एकमात्र रास्ता है। वे मिसाइल को एक्टिवेट करके पूरे बेस को उड़ाने का प्लान बनाते हैं ताकि उनके बाद आने वाले लोगों का भी इस्तेमाल न हो सके। ट्रासा लीवाई को बताती है कि फ्रांस में उसके पास एक रहने की जगह है जहां वे दोनों जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लीवाई सहमत हो जाता है, लेकिन इसके लिए उसे दोबारा अपने टावर पर जाकर बॉम्ब लगाना होगा ताकि मिसाइल को एक्टिवेट किया जा सके। अगले दिन लीवाई टावर पर पहुंचता है। वहां पहुंचते ही लेडी बार्टो उससे संपर्क करती है और पूछती है कि क्या वह लोग उस गुफा में गए थे, क्योंकि उनके कंप्यूटर को किसी ने ऑन किया था। लीवाई झूठ बोलता है कि वह वहां नहीं गया, लेकिन लेडी बार्टो को सच्चाई पता चल जाती है। सिक्योरिटी कैमरास में उसने लीवाई और ट्रासा को वहां कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए देख लिया था। वह बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अगर लीवाई ने कंप्यूटर ऑन नहीं किया तो जरूर दूसरे टावर वाले ने किया होगा। वह उसे कहती है कि उसे जाकर उस इंसान को मार देना चाहिए क्योंकि उसने नियम तोड़े हैं। लीवाई ऊपर से हामी भर देता है, लेकिन लेडी बार्टो समझ जाती है कि वह झूठ बोल रहा है। अब उसे एहसास हो जाता है कि लीवाई और ट्रासा यहाँ से भागने वाले हैं और अगर वे भाग गए तो सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। लेडी बार्टो ने खुद वहाँ जाने का फैसला किया ताकि वह जाकर लीवाई और ट्रासा को खत्म कर सके, लेकिन जैसे ही वह अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचती है, लीवाई और ट्रासा पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। उन्होंने उस जगह पर बॉम्ब लगाकर काफी दूरी बना ली होती है। यहाँ लीवी अपनी जिंदगी का सबसे लंबा शॉट लगाता है। लगभग 4 किलोमीटर की दूरी से वह स्नाइपर के जरिए बॉम्ब को शूट करता है। जैसे ही गोली बॉम्ब पर लगती है, मिसाइल एक्टिवेट हो जाता है। मिसाइल के एक्टिवेट होते ही उनके पास समय बहुत कम बचता है। अगर वे लोग 4.2 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तो उनकी मौत तय है, इसलिए दोनों तेजी से उस रेडियस से बाहर भागना शुरू कर देते हैं। ट्रासा तो समय रहते दायरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन लीवाई के पैर में लगी चोट के कारण उसके लिए दूरी तय करना मुश्किल हो जाता है। मिसाइल एक्टिवेट होते ही एक जबरदस्त धमाका होता है, इतना बड़ा कि पूरी खाई तबाह होने लगती है। लेडी बार्टो भी हेलीकॉप्टर से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लास्ट की लपटें उसके हेलीकॉप्टर को चपेट में ले लेती हैं और
वहीं उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ब्लास्ट की तेज हवा के कारण लीवाई पानी में गिर जाता है, जबकि ट्रासा एक ऊंची जगह पर जाकर खुद को सुरक्षित कर लेती है। वह वहां खड़ी होकर लीवाई का इंतजार करती रहती है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी लीवाई वापस नहीं आता। ट्रासा को लगने लगता है कि शायद लीवी अब जिंदा नहीं है। वह अकेले ही वहां से निकलकर फ्रांस चली जाती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। वह एक रेस्तरां में वेट्रेस की नौकरी करने लगती है। एक दिन अचानक लीवाई वहां आ जाता है। उसे देखकर ट्रासा की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी नई जिंदगी के सफर की शुरुआत करते हैं, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।